नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित शाह न्यूज और आपके साथ मैं हूं किरण। और बड़ी चर्चा आज हम करेंगे क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को हरियाणा आ रहे हैं और सिरसा में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। जी हां, शाह के इस दौरे को सियासी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और मिशन हरियाणा के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। मिशन हरियाणा की शुरुआत सिरसा से किए जाने को बीजेपी के एक बड़े दाव के तौर पर भी देख रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ है और बीजेपी शाह की इस रैली से इनेलो और जेजेपी दोनों पर भारी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। तो वहीं इनेलो की परिवर्तन यात्रा हो या फिर गठबंधन पर जेजेपी की सियासत हो, रैली की भीड़ और शाह की हुंकार से दोनों पार्टियों के तेवर ढीले करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी ताकि हरियाणा में एक बार फिर से सीधे लड़ाई में आकर के मुकाबले को दिलचस्प बनाया जा सके। कुल मिलाकर के शाह की सिरसा रैली हरियाणा की सत्ता के संग्राम में कितना अहम है और बीजेपी के इस दाव को विपक्ष कैसे बेअसर करेगा, आज इसी पर होगी हमारी बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। और आपको बता दें कि 18 जून को सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, जिसको लेकर के तैयारियां तेज हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ेंगे। उमेश भाटी साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता है जेजेपी के, तो वहीं भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़ेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, और केवल ढींगरा साहब प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से। और इन तीनों से ही चर्चा कर ये समझने की कोशिश की सिरसा को ही आखिरकार चुनाव के लिए, शंखनाद करने के लिए, हुंकार के लिए क्यों चुना गया है। और गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर पहुंचेंगे तो विपक्ष पर हमला बोलेंगे, लेकिन गठबंधन पर क्या वार रहेगा या साथ रहेगा, इस पर भी जो असमंजस की स्थिति है, जो तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएगी। तो अमित शाह का मिशन हरियाणा, जी हां, 18 जून को अमित शाह जो है वो सिरसा आने वाले हैं, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इसके राजनीतिक क्या कुछ मतलब निकल रहे हैं और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं केवल ढींगरा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है अमित शाह न्यूज पर। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब, आपके पास हम आएंगे। 18 जून को एक महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है जिसकी तैयारियां जोरों पर है। सिरसा को आप लोगों ने चुना है वहां से शंखनाद करने के लिए, हुंकार भरने के लिए, लेकिन अगर 2019 के परिदृश्य को अगर हम देखें तो जब 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में थी तो विधानसभा चुनाव में वो तस्वीर नहीं आ पाई थी जिसकी उम्मीद आप लोग लगा रहे थे। 8 विधानसभा सीट में से मात्र 2 विधानसभा सीट आपकी झोली में आई। क्या लग रहा है कि इस बार 2024 में जब लोकसभा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा तो अमित शाह की इस रैली से परिदृश्य जो है वो बदलेगा, क्योंकि सिरसा बहुत महत्वपूर्ण सीट। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है तो 9 साल पूरे हुए और 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने पूरा जून का महीना जन संपर्क अभियान चलाने का फैसला हमारी पार्टी ने किया और हमारे विभिन्न प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि 10 से 10 लोकसभा हम बड़ी रैली करें। इसी कड़ी में 18 तारीख को सबसे बड़ी रैली सिरसा में आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करें, इसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो सभी पूरी तैयारी हमने कर दी है और बहुत सारे लोग लाखों लोग आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2019 में 10 की 10 सीट हमारी पार्टी में और कुछ सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होना बच गई। अब की बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और जिन सीटों पर जमानत जब्त होना चाहती है उन सीटों पर भी हम जमानत जब्त कराएंगे। और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी इसी प्रकार का नतीजा रहेगा और पूरी सरकार हम विधानसभा की भी और लोकसभा की भी सारी सीटें हम और विधानसभा में हमारी मजबूत की सर, सिरसा को ही क्यों चुना सर? सिरसा को ही क्यों चुना? क्योंकि इसके पीछे जो है राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं चौटाला परिवार को साधने की कोशिश है, चाहे वो गठबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर इनेलो की जो परिवर्तन यात्रा है जिसे वो कह रहे हैं कि हाँ इस बार परिवर्तन होगा, उस दृष्टिकोण से देखा जाए। लोकतंत्र को हरियाणा प्रदेश में कुछ बचा नहीं। इनकी सरकार चल रही थी
इन्होंने किस तरह के काम किए सारी जनता जानती, किस तरह से इन्होंने खर्चे करके लेके भर्तियां की थी, किस तरह से इन्होंने गिगा मस्ती की थी, किस तरह से मीडिया चलाई थी, किस तरह से इनका राज चला था, वो जनता अच्छी तरह से जानती है। उनको जनता को नहीं लगाए, ये तो हमारा अपना कार्यक्रम है, इसमें कोई सदे ना सदे ये तो अगले की बात है, लेकिन हम तो अपनी पार्टी का प्रोग्राम लेके अपनी जीत के लिए चुनाव तैयारी करते हैं और उसी के सिलसिले में ये हमारी रैली है। हमें तो सभी को साधना है, हमारे खिलाफ तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लोकल भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, हमें तो सबको साधने का काम करना है। और ये इनका किसी का हरियाणा प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में पिछले 2 चुनाव में आप देखिए कांग्रेस का जो नेशनल लेवल पे का वो कैंडिडेट भी नहीं बन पाया, किसी भी पार्टी का कोalition कैंडिडेट बनने की संस्था नहीं है। और इसी तरह से इनका सभी स्टेटों में यही हाल हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के दोबारा से 2019 की तरह से जीतकर 2024 में हम अपना रिकॉर्ड बनाएंगे और 10 की 10 सीटें जीतने का हमारी पार्टी का। ठीक है, केवल ढींगरा साहब आपके पास हम आएंगे। आपने यहाँ पर भूपेंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा है कि ये हमारा कार्यक्रम है, हमारे खिलाफ जो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जिनको हम साधने का काम करेंगे, लेकिन सिरसा की सरजमी को चुनना कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है कि वहां से शंखनाद जो है वो अमित शाह करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अब तैयारियां जोरों पर है आने वाले चुनाव को लेकर के। वहां पर जो है अभी प्रभारी को भी बदला गया है और उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कहते हैं कि विपक्ष की राजनीति को, विरोधियों की राजनीति को समझ करके ही अपनी जो कदम है उसको उठाने की जरूरत होती है। कांग्रेस कैसे देख रही है अमित शाह की रैली को? देखिए किरण जी, ये तो जो अमित शाह की रैली है सिमिलर वे कांग्रेस के पानीपत में जनसंपर्क प्रोग्राम है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और वहाँ के जो इलाके के नेता हैं सभी का एक जनसंपर्क कार्यक्रम है। वो पहला नहीं है, पहले से चल रहे हैं ऑलरेडी। और आपको ये बताना चाहूंगा, आप उसका और इसका अमित शाह जी की रैली का कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही 18 तारीख को है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अमित शाह जो है वो फ्लॉप शो है। फ्लॉप शो कैसे है कि पहले ऑलरेडी एक गोहाना के अंदर एक प्रोग्राम रखा था, डर के मारे जब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो वहां आए ही नहीं, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारे प्रोग्राम लगातार चलते आ रहे हैं और वो एक इलाके में नहीं है, ये हमारा तीसरा चौथा जनसंपर्क प्रोग्राम है। पहले रोहतक में हुआ, फिर अपने कुरुक्षेत्र में हुआ और अब तीसरा पानीपत में होने जा रहा है। इसी तरह से हमारी रैलियां भी चल रही हैं, यमुनानगर में हो गई और उसके बाद सोनीपत में हो गई और अब दीवानी में हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो है वो भी ऑन लाइव है। वो भी उस आगे आपको डेट मैं बताऊंगा, करीबन जुलाई के अंदर वो प्रोग्राम है। अब बात रहेगी कि इनका हालात और हमारे, इनकी हालात इतनी खराब है। 9 साल के जो मोदी जी के प्रोग्राम थे सेंटर के, सारे फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने जो जुमले दिए थे देश की पब्लिक को वो फेल हो चुके हैं। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के, 18 करोड़ रोजगार देने से जो मिले नहीं अभी तक कोई भी, और 84 लाख के करीब जो नौकरियां पेंडिंग हो गई जो अभी तक भर्ती पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह से हरियाणा के अंदर कई प्रोग्राम है, वो स्मार्ट सिटियां इन्होंने देश के अंदर बनानी थी, वो हरियाणा के अंदर भी बननी थी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। इसी तरीके से हरियाणा के अब प्रोग्राम में आपको बताऊं जिस तरीके से, तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, एक्सीडेंट जोन है पूरा का पूरा हरियाणा। इसी तरीके से हरियाणा में 4 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया जो खट्टर साहब ने, वो पैसा कहाँ गया ये समझ में नहीं आ रहा। और हरियाणा के अंदर नौकरियों में 1,82,000 के करीब पद ठीक है सर, उन्होंने पैसे जो कर्ज लिए वो कहाँ खर्च हुए हैं इसका हम भूपेंद्र जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ढींगरा साहब सवाल सुन लीजिए, महाजनसंपर्क अभियान की आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो सही तरीके से चला है और बहुत लोग उसमें आए हैं, लेकिन क्या उसमें से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोग पहुंचे हुए हैं या बाकी लोगों को आने की भी इजाजत दे दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए सारे हरियाणा की कांग्रेस पहुंच रही है, लेकिन बीजेपी के जो जैसे अमित शाह की रैली होगी तो इसमें कितने गुट जाएंगे वहां पे, कितने नहीं जाएंगे, ये भी कल देख के मैं आपको बताऊंगा। सर गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है, प्रोग्राम हो रहे हैं, सुनिए गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है, कई गुट है।
आपको बताता हूँ, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे गुट हैं, उनके ऊपर चर्चा शायद आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ उसको। जब एक आदमपुर के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसमें कई गुट नहीं पहुंचे थे और कई गुट आए थे वहां पे, लेकिन ऐसे ही बीजेपी में जो गुट है वो कई गुट के तहत है। केवल साहब मैं बताता हूँ, एक तो जो है ये अनिल विज गुट है, एक है अरविंद शर्मा गुट है, एक है राव इंद्रजीत गुट और एक है वरिंदर सिंह गुट। ये सारे गुट अलग अलग है और रात को सोते हैं कि कल सवेरे जो है खट्टर साहब बदले जाएंगे और हम मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। ये रोज के गुट है इनके, ये बीजेपी के जो गुट है इनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, अभी कुछ सर आप जो बात कह रहे हैं उसको भी यहाँ पर तथ्य को रखने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री फेस को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जो गुटबाजी है वो तो दिख रही है, क्योंकि कुमारी सैलजा है, उसके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला है, क्योंकि अभी कैथल में रैली हुई। एक मिनट सर, आप हाल फिलहाल के कोई भी ऐसे बयान सुनाइए जो बीजेपी के बाकी मंत्रियों या नेताओं की तरफ से ये बयान आए हो कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे कोई भी बयान आप बता दीजिए। अनिल विज जी रोज रात को सोते हैं, सुनिए, अनिल विज जी रोज रात को सोते हैं कि अगले दिन सुबह मुख्यमंत्री बन जाऊंगा मैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि एआईसीसी जो बीजेपी का ऊपर का ग्रुप है वो खट्टर साहब को ही मुख्यमंत्री रखना चाह रहा है। तो अच्छी बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहे और इनकी सरकार जो लोकसभा आएगी जब तक इनकी छिन्न-भिन्न हो जाएगा सारा कुछ, जेजेपी किधर जाएगी, खट्टर किधर जाएगा, इनके गुट किधर जाएंगे, और उससे क्या होगा कि ये वाली सरकार अपना पूरा टाइम पूरा नहीं करेगी और मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के उस समय पहले ही बन जाएंगे। इलेक्शन 2019 में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? तो हमारी सर कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? आपने अभी कहा ना कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कौन बनेंगे सर? हाँ, ये तो टाइम तय करेगा ना। देखिए, जब ये सरकार टूट जाएगी, क्योंकि आज भी इनके पास 40 एमएलए हैं, इनके अपने एमएलए 40 है, 41 हो गए, 41 है, 5 इनके पास नहीं है, लेकिन ये 5 इन्होंने तोड़ मरोड़ करके या जोड़ मोड़ करके जेजेपी को, जिन्होंने यमुना पार पहुंचाना था बीजेपी को, वो साथ ले लिए थे। अब वो साथ लिए हुए सारे आदमी रोज सोते हैं और रोज सुबह उठते हैं कि कल जो है हम मंत्री बन जाएंगे इंडिपेंडेंटली, और जेजेपी सर जवाब नहीं दे रहे सर कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, जो लगातार बातें आ रही हैं सामने। ठीक है, और चलिए चर्चा को सीधे आगे बढ़ाते हैं और भूपेंद्र जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, केवल डिगरा साहब ने भी कहा था कि गोहाना में जैसे फ्लॉप रैली रही है वैसे ही यहाँ पर भी सिरसा में रहेगी, और इसी के साथ एक सवाल ये भी था, क्या जो अनुराग ढांडा कह रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि 130 लोगों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है तो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, इसी डर से कि विरोध प्रदर्शन ना हो, फ्लॉप रैली ना हो जाए, तमाम आरोप लगा रहे हैं। ये आवाज नहीं मिल रही मुझे, थोड़ा सा आवाज आ रही है सर? कम आ रही है, बिल्कुल कम आ रही है। भूपेंद्र जी अब आवाज पहुंच रही है? आप पहुंचिए जी। भूपेंद्र जी, सवाल यही है जो केवल ढींगरा साहब ने भी कहा कि गोहाना की तरह सिरसा में भी रैली फ्लॉप होगी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, या अनुराग ढांडा की तरफ से ट्वीट ये भी किया गया है कि 130 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा रहे हैं, तो डर गई है सरकार। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, गोहाना में जो रैली हुई उसको भी फ्लॉप नहीं करना, वो तो एक भगवान की कृपा थी, और जब भगवान ऐसा भी करता है, जो अच्छा आदमी, भगवान आदमी जब देश में आता है तो वह वर्षा हुई, वो वर्षा हुई थी, वो एक अच्छी शुभ बात थी, और वर्षा की वजह से हेलीकॉप्टर का उड़ान न होने की वजह से वो रैली में नहीं आ सके, वहां भी लाखों लोग जुटे थे, और जो परसों रैली होगी उसमें भी लाखों लोग जुटेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, मैं इन्होंने कांग्रेस की बात की, अब कांग्रेस का तो मैं नहीं कह रहा, पीछे किरण चौधरी कह रही थी कि 2-3 हजार वोट है इनके हल्के की, ये उनको लेके कभी यमुनानगर चले जाते हैं, कभी पानीपत चले जाते हैं, कभी भिवानी आ जाते हैं, 2-3 हजार लोगों को सारे हरियाणा में घुमाने की बात करते हैं। और जब उदय भान ने बयान दिया, अभी तो यही नहीं पता कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। जब उदय भान ने बयान दिया तो सैदर ने स्पष्ट कहा कि उदय भान कौन होता है, ये तो हाईकमान फैसला करेगी, और हाईकमान तो सैलजा है। आप देखिए, कांग्रेस के जो प्रधान है उसके दूसरे नंबर पर जनरल सेक्रेटरी महासचिव तो
शैलजा है, शैलजा ने ये जमीन को नकार दिया। और मैं ये कहता हूँ कि कभी किरण चौधरी के खिलाफ बयान देती है और कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो करोड़ हल्के से इस संबंधित रखते हैं, MLA बने, मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें नहीं बन के दिखा दियो। और मैं खुद देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात बताऊं, पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2.25 लाख से खुद ही हार गया था, वो दूसरों को कहा चुनाव जिताएगा। इनका कुछ नहीं है, ये 9 साल में संगठन तो ब्लॉक का तो प्रधान बना नहीं पाए, संगठन तो इनके पास है नहीं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को मानने को तैयार। ठीक है भूपेंद्र जी, संगठन पे हम जवाब लेंगे, लेकिन सर आप अनुराग ढांडा ने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी बता दीजिए। 130 लोगों के खिलाफ जो नोटिस जारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा रही है जी। पहले मैं इनके बात का जवाब दे दूं। देखिए 2005 से जब से भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व आया है, एक भी चुनाव नहीं जीते। 2005 से लगातार चुनाव हारते रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, जिला परिषद हो, कोई भी हो, सारे के चुनाव हारते जा रहे हैं। और देखिए अगर चुनाव के कर्तव्य को शरारत करेंगे, ये कुछ लोग हैं जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, टिकैत और ये क्या नाम है दीपेंद्र, ये तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, इनको कहीं कुछ मिले, विरोध करने की चीज मिले तो वहां ये जाके बैठ जाते हैं। जो शरारती तत्व होंगे उनसे तो हम कड़ाई से सख्ती से बर्ताव करेंगे, लेकिन आम आदमी को अगर पब्लिक मीटिंग में जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसका हम स्वागत करेंगे। हम कानून व्यवस्था किसी को बिगाड़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। और कोई आदमी अगर ये शरारत करेगा कि हम रैली को खराब करेंगे, आप आइए, अगर आपको अच्छी रैली नहीं लगती तो मत आइए, लेकिन रैली में आके अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं तो सर ये अंदेशे, सिर्फ एक करेंगे। अंदेशा, एक शक के आधार पर इस तरह से नोटिस जारी कर देना, सवाल तो खड़े होंगे ना। देखिए जब कुछ लोगों ने इसकी आदत हो, कुछ लोग ये होते हैं जो हर समय जाके करते हैं, लोग तो चीजें किए होते हैं, सब देश को भी पता होता है कि कौन लोग इस किस्म की हरकत करते हैं। अगर उनको नोटिस दे दिया तो इसमें गलत क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग शरारत करते हैं और दूसरों की सभा को खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से कड़ाई से सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हो। मैं तो अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूँ कि तो शक के आधार पर नोटिस जारी कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा काम ना करें जी। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। ये थोड़ी है कि कांग्रेस के आदमी भेज के हमारी रैली को खराब करेंगे तो हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। हम तो, हमारे आदमी तो कभी कांग्रेस की रैली में जाते नहीं, वो तो इनके खुद ही लट्ठा होते। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग जो है वो बीजेपी की रैली में आते हैं और वहां पर आकर के हुड़दंग करते हैं, आपका ये कहना है भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? आपका ये कहना है सर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके लोग आकर के बीजेपी की रैली में घुसते हैं और हुड़दंग मचाते हैं? ये तो जगह जगह हो रहा है, ये तो किसी किस्म का कोई विवाद तो वहीं पहुंच जाते हैं। जब लोकसभा हमारे वाले का जब उद्घाटन होना था, ठीक है ढींगरा साहब, फ्लॉप रैली कहाँ होती है? फ्लॉप तो आपकी रैली आपके पार्टी के कार्यकर्ता करवाते हैं या आपके लोग करवाते हैं उनकी रैली में पहुंच करके? अच्छा, ये डरे हुए लोग है ना, ये भाजपा के लोग डरे हुए हैं जो हरियाणा की जनता से अब डरने लग गए। अब भाजपा और कांग्रेस अब ये करने लग गए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है या आम आदमी के कार्यकर्ता है। ऐसा है जो मुख्यमंत्री हैं, जब जिस समय वो लोगों के बीच में कार्यक्रम में जाते हैं, अगर 9 साल कोई काम किया होता उनका तो वो लोग गुस्सा नहीं प्रकट करते। अब कोई गुस्सा प्रकट करता है तो उसको बीजेपी का बना देते हैं, कभी किसका बना देते हैं, कभी किसका बना देते हैं। और इनकी हालात ये हो चुकी है कि अब ये किसी इलाके में जाने के लिए सही उस सिस्टम में है नहीं, क्योंकि अगर 9 साल लोगों के काम नहीं करते, सिर्फ अपने मन की बातें करते हैं, लोगों की बातें करनी पड़ती हैं। जनता जो है वो इसलिए सुनती है सरकारों को कि वो जनता की बात करे। ये मोदी जी और खट्टर साहब अपने मन की बातें सुनाते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, इसीलिए इनका ये हाल हो रखा है। आप देखिए भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया हरियाणा, क्राइम में नंबर 1 हो गया हरियाणा, जो कि प्रति व्यक्ति आय में नंबर हरियाणा 1 था, वो अब भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है। ठीक है। और जो खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, अटैकियों में नंबर 1 है। ठीक है भूपेंद्र जी, हाँ भूपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात को भूपेंद्र जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है ढींगरा साहब कहने दीजिए भूपेंद्र जी को।
सड़कों के ऊपर। अब इसको चुप भी करिए। ढींगरा साहब सुन लेते हैं, भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस पार्टी का नेता जिसका ये गुणगान करते हैं कि वो फैसले के सीट में जमानत पर है भ्रष्टाचार के मामलों में, और दूसरों पे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखता है लोगों को, उनको याद आ जाती है इस तरह से किसानों की जमीन को हड़पने का इन्होंने काम किया, इस तरह से नेशनल हाईवे को इन्होंने जमीन देने की बात की, और कितने हजार किसानों की जमीन इन्होंने नोटिस देके अपने आश्रयों के नाम एग्रीमेंट करा दिया, और फिर नोटिस वापस लेके करोड़ों रुपए का घपला इन्होंने किसानों के साथ किया। आज उसकी जमानत पर है, 25 लेके ये नौकरी देते थे। मैं ये कहता हूँ, जितने SSIT के प्लॉट, अरे जब तुमने अपने नाम अपने लोगों के नाम कर दिए, तुम क्या बात करते हो? अरे छात्र वाले खाली भी क्या बोले, ऐसे भ्रष्ट आदमी कैसे के सीट में जमानत पर हो? अरे जिसके सीट में जमानत पर हो, और कितने लोग मैं गिना दूं, कांग्रेस के कितने लोग मैं गिना दूं जो जमानत पर है भ्रष्टाचार के मामले में? तुम दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। ठीक है, हमारे ठीक है मुख्यमंत्री सर, वक्त की कमी है, वाइंड अप का समय। ठीक है सर, आखिरी सवाल है भूपेंद्र जी आपसे। ठीक है, आखिरी सवाल भूपेंद्र जी आपसे है यही कि गठबंधन को लेकर के क्या होगा, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, तो क्या वहां पर बैठक चलेगी, बातचीत होगी गठबंधन को लेकर के, क्योंकि सियासी बयानबाजी जो है सरकार में होते हुए एक दूसरे पर हो रही है, उस पर भी जवाब चाहेंगे। और उसके साथ सिरसा को जो चुना है, क्योंकि सिरसा की स्थिति हमने इससे पहले जो है सही नहीं देखी है बीजेपी के लिहाज से, तो आप क्या समझ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हमारा कोई जेजेपी से परिपोल लंच तो था नहीं, हमारा तो पासपोर्ट लंच है जी। और सरकार में लंच है, और सरकार का हमारा जो गठबंधन है वो ठीक है, तो सरकार हमारी काम कर रही है। ये आगे क्या होगा ये तो हाईकमान पर निर्भर करता है। हमारा तो पहले भी नहीं था, हम 10 की 10 सीट पहले जीत के आए थे, और 10 की 10 सीटों पर हमारी आप नहीं, तो 5 साल चलेगा या नहीं चलेगा सर? अमित शाह इसको तय कर देंगे, 18 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगी तस्वीर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक आदमी की पार्टी नहीं है, बीजेपी तो एक संगठन है, या व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं होती, संगठन की बात। ठीक है ढींगरा साहब आपसे, ठीक है सर, ढींगरा साहब आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, वाइंड अप का समय हो रहा है। दीपक बावरिया जिनको प्रभारी बनाया गया है, उनके लिए कितनी मुश्किलें हैं आगे संगठन को खड़ा करने में, पार्टी को मजबूत करने में, क्योंकि चुनाव नजदीक है? किरण जी, हम हैं 75 पार, ये 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हरियाणा की जनता, हरियाणा की लोग, कांग्रेस पार्टी सब एकजुट है, और 75 पार का नारा इन्होंने दिया था, 40 पे रह गए थे। मैं आपसे 75 पार की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो कांग्रेस 75 पार का नारा लेकर के इस बार चल रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना यह है कि बीजेपी की जो 18 जून को रैली होने जा रही है, जिसमें अमित शाह पहुंचेंगे, वो रैली कितनी जो है सही से हो पाती है, लोग कितने जुट पाते हैं, जिसकी बात लगातार कांग्रेस जो फ्लॉप होने की कर रही है उसमें कितनी हकीकत नजर आती है।